रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह। स्वागत है आप सभी का सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। आज हम आपको दिखाएंगे नया मामला दर्ज होने के बाद कैसे 90 के फेर में फंस गए हैं आजम खान। साथ ही आपको बताएंगे जश्न का जोश कैसे पड़ गया एक इंस्पेक्टर और सिपाही पर भारी। लेकिन सबसे पहले बात मुफ्त रेवड़ी की, जिसके समर्थन में उतर आए हैं ओम प्रकाश राजभर। दो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने आज पार्टी के नए संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। भाजपा ने नए संसदीय बोर्ड में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इसमें नाम शामिल है। इनके अलावा कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष और सुधा यादव को भाजपा संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। तो भाजपा संसदीय बोर्ड का गठन हो चुका है, जिसमें कि जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी संसदीय बोर्ड में शामिल हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह संसदीय बोर्ड में शामिल हैं। बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण, सर्बानंद सोनोवाल इसमें शामिल है। इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव भी शामिल हैं। सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष का नाम भी भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल है। संसदीय बोर्ड के कुल 11 सदस्य हैं, जिनके नाम अब सामने आ चुके हैं। देश भर में तमाम राज्यों में मुफ्त योजनाओं को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि क्या सत्ता में आने के लिए मुफ्त सुविधाओं का वादा करना चाहिए या नहीं। प्रधानमंत्री ने जब से ऐसी योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी कहा है, तभी से भाजपा और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को उत्तर प्रदेश की एक पार्टी से मुफ्त की रेवड़ी पर समर्थन मिल गया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की योजना को सही बताया। ओम प्रकाश राजभर ने महंगाई का हवाला देते हुए कहा कि अगर बढ़ती कीमतों के बीच जनता को कुछ फ्री में मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने केजरीवाल को समर्थन वाले अपने इस बयान के साथ ही भाजपा पर हमला भी बोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया था, जिसमें कहा था कि इस मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले कल्चर से खतरा है जनता को। इस पर अरविंद केजरीवाल ने तुरंत पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि अगर अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था देना मुफ्त की रेवड़ी है तो वो ऐसा करेंगे। दिल्ली में जहां उन्होंने स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए काम किए हैं और इस पर अब समर्थन उन्हें मिल चुका है राजभर का। ओपी राजभर ने कहा है केजरीवाल फ्री शिक्षा और इलाज दे रहे हैं। अगर इस महंगाई के दौर में जनता को कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो इसमें हर्ज ही क्या है। तो मुफ्त योजनाओं पर राजभर का बयान सामने आया, जिसमें कि मुफ्त में कुछ भी मिलने में क्या गलत है, ये बात राजभर की ओर से कही गई। केजरीवाल का समर्थन किया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त की रेवड़ी का जिक्र किया था और उसके बाद अब केजरीवाल के समर्थन में ओम प्रकाश राजभर भी उतर आए। अगर फ्री में बिजली मिले तो नहीं लेंगे। आज अगर बात हो रही है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था एक बात कि फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दो, फ्री देना है तो इलाज फ्री दो। कहा था ना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगर केजरीवाल जी फ्री शिक्षा, फ्री इलाज दे रहे हैं तो काबूरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो फ्री राशन दे रही है। तो आने वाले दिनों में तो जनता की तो ख्वाहिश है कि हमको व्यवस्था, अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले। महंगाई इतनी चरम पे हो रही है, महंगाई से निजात पाने के लिए कोई अभियान नहीं चल रहा है। तो जब महंगाई से निजात तो फ्री में जब मिलेगा तो लोग नहीं लेंगे। और चलिए, इस पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं खुद सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर और हमारे साथ इस वक्त भाजपा के नेता भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सबसे पहले स्वागत। अरुण जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है, आखिर क्या ये भाजपा पर बड़ा निशाना था या अरविंद केजरीवाल का साथ है?
देखिए, जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में मिला हुआ है कि प्रदेश देश में हर नागरिक को शिक्षा निःशुल्क देने की व्यवस्था, और वो संवैधानिक अधिकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये निःशुल्क तरीके से देने के लिए जब संविधान में ही व्यवस्था हमको मिली है, तो सरकार भी तो हर राज्यों के अलग अलग सरकारें अपने अपने तरीके से जनता के सुविधा के लिए आज जिस तरीके से माननीय प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, तो ये तो हर एक नागरिक चाहता है कि हमें बुनियादी जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं वो हमारे सरकार कराए। सरकार क्यों चुना जाता ठीक है, ठीक है मनीष शुक्ला जी। ठीक है अरुण जी, लौटूंगी मैं आपके पास। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण जी को आपने सुना होगा, क्या कहेंगे? पहले तो इस पे अपना रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, हमको लगता है कि दोनों लोग अपनी बात जो कह रहे हैं स्वयं उस पर क्लियर नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार फ्री में मिलेगा, मतलब ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसको थोड़ा अरुण जी बाद में जब मिलेगा मौका तो क्लियर करेंगे। देखिए, कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना होती है उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, जो गरीब जनता है वो उसको मिले, ये तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसमें तो ये फिक्स है। लेकिन वो तमाम ऐसी घोषणाएं जो केवल वोट के लिए की जा रही है, निश्चित रूप से वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके लिए भी ठीक नहीं है। दूसरे जो राज्य हैं, राज्यों को अपने खर्चे और राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी इस पर भी विचार करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मनीष जी इसे लेकर जो बाकी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है और सुभाषपा भी अब इस कतार में आ गई है, वो ये कह रहे हैं कि आप पिछले 2 साल से अनाज मुफ्त दे रहे हैं, आप होली दिवाली पर गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, आप किसानों के कर्ज माफ करने की बात करते हैं, तो मुफ्त की राजनीति तो भाजपा भी कर रही है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, जैसे अकाल, बाढ़, सूखा और बीमारी, युद्ध, कुछ ऐसे हालात होते हैं जिसमें गरीब जनता भूख से न मरे, इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। यही कल्याणकारी। चलिए ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। चंद महीनों की राहत के बाद आजम खान पर आफत के बादल एक बार फिर से मंडराने लगे हैं, क्योंकि आजम खान पर आज एक और मुकदमा दर्ज हो गया और ये आजम खान पर दर्ज हुआ 90वां मुकदमा है। इस नए मुकदमे के साथ ही आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। 27 महीने की जेल काटने के बाद आजम खान की रिहाई को अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हुए कि आजम के खिलाफ एक और नया मामला दर्ज हो गया है। बुधवार को 5 अज्ञात लोगों समेत सपा विधायक आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया। आजम खान पर नन्हे नाम के एक शख्स को धमकाने का आरोप है, जो 2019 में आजम खान पर दर्ज एक मामले में गवाह भी है। आजम खान पर धारा 147, धारा 195 ए, धारा 506 और आपराधिक साजिश रचने की धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इस नए मुकदमे के बाद अब एक बार फिर से यह सवाल उठ रहा कि कहीं इस नए मामले की वजह से आजम खान को दोबारा जेल तो नहीं जाना पड़ जाएगा। लेकिन इस नए मुकदमे को भाजपा आजम खान की करनी का फल बता रहे हैं। किसी गरीब को आप धमकी देंगे और देख लेने की बात कहेंगे, जबरदस्ती समझौता करने की बात कहेंगे, तो कानून तो अपना काम करेगा ही, कार्रवाई तो होगी। इससे पहले आजम खान पर कुल 89 मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद आजम खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल का सामना भी करना पड़ा। और करीब 4 महीने पहले जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आजम खान को जेल से बाहर आने में सफलता मिली। लेकिन ये 90वां मुकदमा आजम खान के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 90वां मुकदमा आजम खान के ऊपर दर्ज हो चुका है। बिल्कुल, और इससे पहले भी आजम खान और उनका परिवार ये कहता रहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन पर लगातार केस दर्ज हो रहे हैं। तो अब आजम खान पर एक और नया मामला दर्ज हो चुका है। गवाह को धमकाने का आरोप उन पर है। रामपुर एसपी से इस दौरान मिले अब्दुल्ला आजम। नए मुकदमे को लेकर एसपी से उन्होंने बात की है। नए केस से आजम की मुश्किलें अब बढ़ी हैं
और उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, पहले से ही आजम खान के ऊपर कई सारे मामले थे, अब एक और नया मामला, मुश्किलें और बढ़ती हुई। जी हाँ, और उससे बड़ी एक और सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दे रहे हैं ऋति गंगा पर कि अभी लगभग आधा घंटा पहले एक और मुकदमा आजम खान पर और उनके साथियों पर दर्ज हुआ है। ये दूसरे थाने में दर्ज हुआ है, गंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें भी एक और मुकदमे के वादी हैं अबरार हुसैन। उन्होंने आरोप लगाया है कि आजम खान के कुछ लोगों ने और आजम खान के कहने पर उनके घर में घुस करके उन पर हमला किया, जिसमें जो आजम खान हैं उनके अलावा 5-6 लोग और आरोपी बनाए गए हैं। अब्दुल परवेज शमसी, इरशाद महमूद, मोइन पठान, आजम खान, अजहर चेयरमैन जो अभी मुरादाबाद जेल में बंद हैं, उनको 120 भी कम आरोपी बनाए गए और 4-5 अन्य अज्ञात। ठीक है, तो उबैदुर इसका मतलब ये कि आज 2 मुकदमे उन पर दर्ज हो गए हैं, इन पर अब आगे क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि एक मुकदमे पे एसपी से मुलाकात की है अब्दुल्ला आजम ने, अभी जो नया मुकदमा है इसमें कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, एक तरफ 6 बजे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम एसपी रामपुर से मुलाकात कर रहे थे और जो सुबह मुकदमा दर्ज हुआ था उसके बारे में शिकायत उन्होंने की है और उसी दौरान लगभग 6:20 पर एक दूसरा मुकदमा ये गंज थाने में मेरे पास एफआईआर की कॉपी आ चुकी है, वो दर्ज हुआ है और इसमें भी जो मुकदमे के वादी हैं उन्होंने अबरार हुसैन ने आरोप लगाया है कि आजम खान के लोग उसके घर में घुस आए, उस पर हमला किया और ये धारा 452, 504, 506, 147, 195 और 120 भी इसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और इससे जाहिर सी बात है अब 91 केस आजम खान पर हो गए। 89 केसेस में वो पहले से जमानत पे चल रहे हैं, लेकिन ये गंभीर मामला इसलिए हो जाता है जो मुकदमों के वादी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको अदालत नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको गवाही से रोका जा रहा है और उन पर दबाव उबैदुर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, अब 2 मुकदमे आज ही के दिन में आजम खान के ऊपर दर्ज हो चुके हैं। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम ने शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में विकास कार्यों का निरीक्षण किया है और साथ ही करोड़ों के विकास योजनाओं की सौगात भी दी है। अब देखिए 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शामली में सीएम योगी ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया तो वहीं छोटे बच्चों से मुलाकात भी की है। सीएम ने बच्चों को चॉकलेट दी तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उन्होंने फूल भी मुख्यमंत्री को भेंट किया है। 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहे हैं, जहां विकास परियोजना का उन्होंने निरीक्षण किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। बड़ी बारीकी से उन्होंने साइट पर जाकर किस तरह से काम हो रहा है, कितना काम पूरा हुआ है और इससे किस तरह से फायदा इस क्षेत्र के लोगों को होगा, जिले के लोगों को होगा, उसके बारे में जानकारी ली है अधिकारियों से। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जब जब मौका सीएम को मिलता है बच्चों से मुलाकात का, वे पूरी प्रसन्नता के साथ उनसे मुलाकात करते हैं और वो खुशी उनके चेहरे पर आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जहां वेस्टर्न यूपी के इस दौरे पर रहे हैं और दूसरी तरफ 2024 को देखते हुए भाजपा ज्यादा जोर दे रही है इस क्षेत्र में। यहां अपनी पैठ को और मजबूत करने के लिए विकास का एकमात्र रास्ता उनकी तरफ से चुना गया है और इस बाबत सीएम योगी आदित्यनाथ का विकास परियोजनाओं को लेकर ये दौरा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मौसी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने यहां भी बच्चों से न केवल मुलाकात की बल्कि उनके साथ कई सारी फोटोग्राफ्स भी खिंचवाई। तस्वीर आप देखिए, इससे पहले उत्तराखंड में वे अपने गांव भी गए थे, वहां परिवार के लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी और अब यहां अपनी मौसी के घर जब सीएम योगी पहुंचे तो परिवार के लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। बच्चों में काफी उत्साह उनसे मुलाकात का रहा, बच्चों को उन्होंने चॉकलेट भी बांटी, उनके साथ सेल्फी भी ली। तो देखिए तस्वीरें हम आपको सहारनपुर से दिखा रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ अपनी मौसी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। घर की एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, परिवार के लोग साथ में मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाई है। तो जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं, लेकिन जब अपने परिवार के बीच वे रहते हैं, खासतौर पर बच्चों के बीच जब वे रहते हैं तो बेहद चंचल मन से उनसे मुलाकात करते हैं, प्रसन्नता के साथ उन्हें टॉफी बांटते हैं और उनका प्रेम बच्चों के प्रति साफ दिखता है। जंग के मैदान में सैनिकों का सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद साथी होता है उसकी बंदूक।
और अगर ये हथियार उन्नत हो, विकसित हो, लेटेस्ट तकनीक से लैस हो, तो फिर दुश्मनों पर काल बनकर टूटने में वक्त नहीं लगता। ये सारी खूबियां मेड इन इंडिया AK-203 राइफल में है। अमेठी में बनाए गए AK-203 को अब सेना को सौंप दिया गया है। देख रिपोर्ट। हिंदुस्तान को आंख दिखाने वालों को ये गन पल भर में नेस्तानाबूद कर देगी। ये है दुश्मन का काल, भारत का रक्षक AK-203। राजनीतिक रूप से अपनी अलग अलग पहचान रखने वाले अमेठी में अब आधुनिक हथियार भी विकसित हो रहे हैं। देश की हिफाजत करने वाले रणबांकुरों के हाथ में लहराने वाली असॉल्ट राइफल AK-203 अब इस जिले की यादों में बनी रहेगी। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के जवानों को अमेठी में बनाई गई AK-203 राइफल की पहली खेप को सेना के सुपुर्द कर दिया। दुनिया के बेहतरीन असॉल्ट राइफल्स में शुमार किए जाने वाले AK-203 को अमेठी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया गया है। बिल्कुल है, बहुत स्वदेशी, पूरा वेपन स्वदेशी है और इससे इसकी जो वेपन की जो क्वालिटीज़ हैं जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक है, लीथल है और रिलायबल है, ड्यूरेबल है, लो मेंटेनेंस है। AK-203 असॉल्ट राइफल कैलाशनिकोव सीरीज की सबसे आधुनिक और घातक राइफल है, जो घुसपैठ और आतंकवाद से लड़ने में भारतीय सेना की मदद करेगी और सेना की ताकत बढ़ाएगी। ये असॉल्ट राइफल सेना में 3 दशक पहले शामिल किए गए इंसास राइफल की जगह लेगी। 7.62 × 39 mm कैलिबर वाली यह राइफल दूसरी राइफल्स की तुलना में छोटी, हल्की और ज्यादा घातक है, जिसका वजन 3.8 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 705 मिलीमीटर है। भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर के लिए एक लेथली पावर बढ़ाने के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल को इक्विप किया है, जिसका रेंज 300 मीटर है। यह AK सीरीज का पहला स्वदेशी एकमात्र हथियार है। फिलहाल 5 लाख AK-203 राइफल्स के उत्पादन को मंजूरी मिली है, जिनका तेजी से उत्पादन किया जा रहा है। जब हमारा जो जवान है सीमा में इस वेपन के साथ में लैस होगा और हमारी सब सीमाओं की रक्षा करेगा, तो जाहिर सी बात है कि एक गर्व की बात भी है और सीमाओं के लिए सुरक्षित भी बहुत हम लोग रख पाएंगे सीमाओं। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला AK-203 राइफल से पहचाना जाएगा, और आज वो दिन आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। देश को आजाद हुए 75 साल होने वाले हैं। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रही है, लेकिन देश अभी बदला नहीं है, क्योंकि जो बदलाव होना चाहिए था उनका इंतजार आज तक है। कई जगह लाचारी आज तक बदलाव की राह देख रही है। छत जो जमीन छूने को तैयार है, दीवारें जिसे दीवार कहना ही बेमानी होगी, और जब फर्श की स्थिति ऐसी है तो बच्चे आखिर कहां पढ़ेंगे। ये गाजीपुर का नूरुद्दीनपुरा प्राथमिक विद्यालय है, जो अपनी खुद की बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देश तो 75 साल पहले आजाद हो गया, लेकिन ये लाचारी आज तक दूर नहीं हो पाई। सरकारी सिस्टम में बदलाव के दावे तमाम हैं, लेकिन हकीकत में बदइंतजामी बरकरार है। आलम यह है कि इस स्कूल को ध्वस्त करने के आदेश 2 साल पहले दिए जा चुके हैं, लेकिन ना तो स्कूल टूटा, ना ही शिक्षकों के हौसले। हालात ये हैं कि छात्र और शिक्षक डर के साए में रहने को मजबूर हैं। 2 साल हो गया इसको ध्वस्तीकरण करने का ऑर्डर आया है, ना तो ये ध्वस्तीकरण हो रहा है और ना इसका कुछ हला भला हो रहा है। जब यहाँ पे बारिश होती है तो इसकी स्थिति ये हो जाती है इस स्कूल की कि इस स्कूल में बाहर से लेके अंदर तक पूरा पानी ही पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से हम लोग बच्चे यहाँ पे आ ही नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को ABSA द्वारा दूसरे स्कूल में हम लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है। स्कूल जब बना था तब उसके साथ 4 कमरे बनाए गए थे, उनकी हालत आप देख ही चुके हैं। अब स्कूल में एक ही कमरा बचा है, जिसमें एक साथ 5 कक्षाएं चलाई जा रही हैं। दावा है कि इसमें 100 बच्चे बारी बारी से पढ़ रहे हैं। खेलते खेलते छात्र कभी कभी जर्जर कमरे में भी चले जाते हैं, जहां हादसे का अंदेशा हमेशा बना रहता है। इस मामले में प्रिंसिपल साहब कई बार पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। 5-6 से 8 साल से प्रॉब्लम बनी हुई है, ये तो होता है। कुछ सर आपके विभाग द्वारा कोई नहीं सुना साहब, हम लोग क्या करें, कोई नहीं। हम लोग देते हैं, दरखास्त दिए हैं, कोई नहीं होते। कितने बच्चे हैं यहाँ पर आज नामांकन 100 बच्चे हैं। मजबूरी में छात्र जमीन पर पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। हर बार की तरह अधिकारियों ने इस बार
फिर से आश्वासन दे दिया है। ऐसे में जो भी विद्यालय जर्जर हो गए हैं वहाँ किसी भी स्तर से बच्चों को वहाँ पे बैठाया नहीं जा रहा है, जिससे भी किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। ऐसे में बच्चों को समीपस्थ विद्यालयों या सुरक्षित स्थानों, सार्वजनिक स्थान भवन में शिक्षा प्रदान की जा रही है। एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का दावा हो रहा है, वहीं ये लाचारी सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या राम भरोसे है भारत का भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हम चांद पर अपना तीसरा मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के हालात देखेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। उन्नाव के सरकारी अस्पताल के हालात तो इतने खराब हैं कि डॉक्टरों को बिना बिजली के ही इलाज करना पड़ रहा है। टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज। ये तस्वीरें हैं यूपी में वेंटिलेटर पर पड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं की। टीवी और अखबारों के प्रचार की चकाचौंध से अलग ये तस्वीर है देश में फैले अंधकार की। अस्पताल में डॉक्टरों के पास इलाज करने के लिए जनरेटर बैकअप तक उपलब्ध नहीं है, लिहाजा डॉक्टर को मोबाइल की रोशनी का सहारा लेना पड़ा। मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर इलाज करने पर मजबूर हैं, वो भी इमरजेंसी वार्ड में। मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर ब्लड प्रेशर माप रहे हैं, सिरिंज में दवा भर रहे हैं। ये बांगरमऊ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां की हालत देखकर तो ये कहा ही जा सकता है कि इससे शर्मनाक तस्वीर और क्या होगी। अस्पताल में विद्युत आपूर्ति ठप होने से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अस्पताल में जनरेटर का बैकअप भी नहीं है। लाइट मेन जो पावर हाउस से वहाँ से प्रॉब्लम थी, 2 बार उसको बनाया गया और बनाने के बाद लाइट चली गई। तब तक दिन भर हमारा इन्वर्टर यूज़ हुआ और चूँकि इन्वर्टर मेरा ख़त्म हो गया और ख़त्म होने से 10 मिनट बाद लाइट आ गई, उसी बीच के दौरान की ये घटना है। देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, बहुत जगहों पर बदलाव भी नजर आ रहा है। शहर की कौन कहे, अब तो गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई है, लेकिन शायद ये सिस्टम की लापरवाही है जो कि सारे किए कराए पर पानी फेर रही है, सवाल खड़े कर रही है, मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उन्नाव में बिजली नहीं है तो कानपुर में गलत इंजेक्शन सप्लाई का दावा किया जा रहा है। कानपुर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के हेलेट अस्पताल में इंजेक्शन आपूर्ति में गड़बड़ी सामने आई। अस्पताल को भेजे गए इंजेक्शन इतने घटिया क्वालिटी के हैं कि इस्तेमाल से पहले ही उनके रंगों में बदलाव देखा गया। कानपुर से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दूर से देखने में भले ही ये दोनों इंजेक्शन एक तरह के दिख रहे हों, दोनों में एक जैसी ही पैकिंग हो, एक ही बैच नंबर हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन है, ये वाइट कलर का है जो दिख रहा है, आपको ये दिखाएं, इसमें वाइट कलर का साफ तौर पे दिख रहा है, एक ही बैच का है। और ये जो दूसरी इंजेक्शन हम लेते हैं तो ये आप देखते हैं थोड़ा सा पिंक कलर का है, इस तरीके का। ये सेम बैच का है, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन सतर्कता बरती गई और सतर्कता बरतने के बाद इनको अलग किया गया है और अब गुणवत्ता के मानक पर इनको परखा जा रहा है कि इनकी गुणवत्ता सही है या फिर ये इंजेक्शन खराब हो गए हैं। तो क्या कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में सप्लाई किया जा रहा इंजेक्शन नकली है या फिर इंजेक्शन घटिया क्वालिटी का है जिसका इस्तेमाल से पहले ही रंग बदल गया? दरअसल गैस की समस्या पर इस्तेमाल होने वाला पेंटोप्राजोल इंजेक्शन के 7000 वॉयल अस्पताल की जांच में घटिया पाए गए। एबीपी गंगा ने जब मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने इस मामले की पुष्टि की। जब हमारे यहाँ सप्लाई हुई, उसके जब हम लोगों ने स्टोर में उसके खोल कर देखा तो एक ही डब्बे में, एक ही वायल में, एक ही डब्बे के 2 वायलों में अलग अलग कलर के थे। तो उसमें हम लोगों को डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं कि ये कुछ ख़राब जैसी चीज़ तो नहीं हो रही है या कोई लगा। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि इसको रोक दिया जाए जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि ये दवाएं ठीक हैं या नहीं ठीक है। कॉलेज की तरफ से उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश के औषधि महानियंत्रक को जांच के लिए पत्र लिखा गया। दरअसल इससे पहले कई दवाइयों के नकली और घटिया क्वालिटी के होने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर अब किसी भी मरीज को बिना जांच के कोई भी दवा नहीं दी जा रही। यही वजह है कि जब जांच की गई तो पता चला कि इन इंजेक्शंस की गुणवत्ता जांच के घेरे में है।
इसमें एक ही बैच में था, इसलिए उसकी उम्मीद संभावना बहुत कम है। हो सकता है स्टोरेज की वजह से ये खराब हुआ हो, जिसको क्या बायोकेमिकल टेस्ट भरने के बाद ही पता चलेगा कि इसका क्या कारण था, जिसकी वजह से ये पिंक है या जो वाइट है। एक ही बैच में बनी दवाएं अलग अलग रंग की नहीं होती, इसलिए इस इंजेक्शन के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इस इंजेक्शन को किसी मरीज को लगा दिया जाता तो उसके हालात का जिम्मेदार कौन होता? सतर्कता की वजह से जो इंजेक्शन के अलग अलग कलर मिले हैं उनको अब परखा जा रहा है कि उनकी गुणवत्ता बरकरार है या फिर खराब गुणवत्ता वाले इंजेक्शन बॉयल्स को भेज दिया गया था। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अब अगली खबर उन्नाव से, जहां एक 14 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर 35 साल का एक शख्स उससे निकाह करने जा रहा था। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर लगी, मौके पर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस को बुलाकर आरोपियों की साजिश को नाकाम कर दिया। मंगलवार की देर रात को हुए हंगामे की ये तस्वीरें उन्नाव की हैं, जहां गंगा घाट कोतवाली इलाके में एक नाबालिग लड़की का निकाह करवाने की कोशिश की जा रही थी। मामले की खबर मिलते ही पुलिस और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर निकाह रुकवा दिया। ये मामला तब सामने आया जब युवक और नाबालिग युवती दोनों के हिंदू होने की बात सामने आने पर मौलाना ने निकाह करवाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ शुरू की। तुम्हारा क्या? हुलन सिंह। मौलाना साहब को तुम बुला रहे हो निकाह कराने के लिए और दोनों हिंदू नाम बता रहे हो। इस मामले में अब तक की पूछताछ और जांच में इस बात का शक जताया जा रहा है कि कहीं नाबालिग लड़की की परवरिश करने वाली मुस्लिम महिला नहीं तो उसे बेचने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि निकाह की कोशिश का आरोपी युवक और बच्चों की परवरिश करने वाली मुस्लिम महिला कोई भी ये जवाब नहीं दे पाया कि जब लड़का और लड़की दोनों हिंदू थे तो शादी के लिए मौलाना को क्यों बुलाया गया था। किस लड़के शादी हो रही थी? मतलब वो लड़का हिंदू है मुस्लिम है? हिंदू है। उससे परिचय कैसे हुआ? लड़का 3 महीना से जो है उससे शादी की बात रही। अच्छा, बातचीत चल रही थी। लड़की हिंदू है, लड़का भी हिंदू है, पर मौलाना जी को बुलाया गया था शादी कराने के लिए, क्या था? फिलहाल इस मामले में पीड़ित नाबालिग के पिता ने निकाह करवाने की कोशिश के आरोप में महिला और आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। किराने की दुकान पर आपने अब तक क्या क्या खरीदा है? जवाब होगा दाल, चावल, शक्कर और राशन का सामान। लेकिन अब हम आपको हैरान कर देने वाला एक वीडियो दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए महोबा की एक ऐसी दुकान जहां राशन के सामान के साथ साथ शराब बेची जा रही है। परचून की दुकान में कारोबार गंदा, खुलेआम शराब का अवैध धंधा। धार्मिक स्थान से कुछ ही दूरी पर दिन की रोशनी में हो रहे इस काले कारोबार को ध्यान से देखिए। महोबा में परचून की इस दुकान में दिन दहाड़े शराब बेची जा रही है। हालांकि ये काम बहुत शातिर तरीके से किया जा रहा है, ऐसा कि किसी को पता न चले। सबसे पहले ग्राहक दुकानदार से शराब की मांग करता है और दुकान से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। दुकानदार भी चुपचाप शराब की 2 बोतलें ले आता है और एक किनारे रख देता है। ये सभी काम इतनी चालाकी से हो रहा है कि आसपास के लोगों को जरा भी भनक न लगे। दुकानदार शातिर तरीके से अपना काला कारोबार कर रहा है और इस काले कारोबार की कीमत भी मनमानी ही वसूली जा रही है। दुकानदार के हाव भाव पर गौर कीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे दुकानदार कह रहा हो, इतने में ही लेना हो तो लो, नहीं तो कट लो। महोबा में इस अवैध धंधे की पुलिस को कोई भनक नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस जगह ये शराब बेची जा रही है वहां से पुलिस स्टेशन कुछ ही दूरी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब देखना होगा इस धांधली की प्रशासन की कब तक इस पर नजर पड़ती है। बढ़ेंगे आगे। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है।
दोनों नदियां 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। पिछले 3 दिनों में यहां गंगा और यमुना का जलस्तर करीब 3 मीटर तक बढ़ गया। हालांकि जलस्तर बढ़ने के बावजूद प्रयागराज में अभी बाढ़ के हालात नहीं है, लेकिन जल्द ही बाढ़ का पानी रिहायशी बस्तियों में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से मैदानी इलाकों में नदियों के बढ़ते वेग का असर अब प्रयागराज में संगम क्षेत्र में दिखने लगा है। 4 दिनों पहले तक संगम की ओर से आने वाले जिन रास्तों पर फर्राटे से गाड़ियां दौड़ रही थी, वो रास्ते अब गंगा और यमुना के पानी में समाहित होने लगे हैं, जिससे सबसे ज्यादा मुश्किल आस्था के केंद्र प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है। हाँ, थोड़ा बहुत तो डर लगता है, लेकिन अब कैसे करें, वो क्रियाकर्म जो है वो तो करना ही पड़ेगा, जैसा भी हो, जिस परिस्थिति में हो। संगम के पास के दोनों आरती स्थल पानी में डूब चुके हैं, जबकि संगम के किनारे आश्रमों और मठ मंदिरों में पानी घुसने का खतरा मंडराने लगा है। संगम आने वाले श्रद्धालुओं को घुटने भर से ज्यादा पानी में चलते हुए स्नान और आचमन करना पड़ रहा है। यहाँ पानी रफ्तार बढ़ रहा है, यात्री के नहलाने धुलाने में दिक्कत हो रही है। जो यात्री आता है बड़ी दिक्कत में आता है, वहाँ नहलाने धुलाने में दिक्कत होती है। गंगा यमुना की तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रयागराज प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और बाढ़ चौकियां भी अलर्ट मोड पर हैं। इसके साथ ही निचले इलाकों के लोगों को इस बात की हिदायत भी दी गई है, पानी बढ़ने पर प्रशासन को सूचना दें और खुद किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।